मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से मार्शल की कुल व्यय रीति के माध्यम से हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। उसमें हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता का कुल व्यय घटता है और किसी वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता का कुल व्यय बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर उपभोक्ता का कुल व्यय समान रहता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और यदि किसी स्थिति में कीमत बढ़ने के साथ व्यय भी उपभोक्ता की मजबूरी हो जाती है बढ़ाना और कीमत के घटने के साथ व्यय भी घटता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होगी। इसका मतलब है कि वैसी जो वस्तुएं होती है वो सामान्य रूप से अनिवार्य वस्तुएं होती है जिनको खरीदना उपभोक्ता की मजबूरी होती है। जैसे हमें गेहूं खरीदना मजबूरी है, गेहूं की कीमत बढ़ जाएगी तो हमारा उसका व्यय भी बढ़ जाएगा और गेहूं की कीमत घटेगी तो गेहूं हम ज्यादा नहीं काम में ले सकते। एक लिमिट है कि हमें महीने साल की 2 बोरी हम गेहूं खरीदते हैं तो 2 बोरी ही खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में कीमत घटने पर व्यय भी घट जाएगा। मांग की लोच के इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मांग की लोच चाप लोच क्या होती है। सामान्य रूप से जब हमने मांग की लोच की गणना की थी तो मांग की लोच की गणना करते समय हमने मांग की लोच के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी वो हमने ये देखा था कि यदि मांग की लोच निकालनी है तो हम लगाते हैं P/Q डेल्टा Q/डेल्टा P। जो सामान्य रूप से जो भी हमारा मांग वक्र होता है इस पर मांग की लोच की हम गणना करते हैं। पर यदि मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मांग की लोच की गणना करनी हो तो उसके लिए मांग की चापलोच विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मांग वक्र है, इस मांग वक्र की कीमत P2 पर मांगी जाने वाली मात्रा Q1 है और कीमत घटती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर Q2 हो जाती है। यदि हमको A और B दोनों बिंदुओं के बीच मांग की लोच की गणना करनी हो तो इसके लिए मांग की चापलोच की गणना की जाती है जो सामान्य मांग की लोच से अलग होती है। यानी हम मांग की चाप लोच की स्थिति में हम मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच में मांग की लोच निकालते हैं, पूरे मांग वक्र की मांग की लोच की गणना नहीं करते हैं। तो मांग की चाप लोच की गणना करने के लिए ये सामान्य सूत्र की जगह हम क्या काम में लेते हैं, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 गुणा Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, मांग की चापलोच P1 प्लस P2 डिवाइडेड Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई डेल्टा Q बटे डेल्टा P। तो यहां देखिए सामान्य जो मांग की लोच थी उससे मांग की लोच का मान अलग अलग आता है। अगर आप किसी वस्तु की कीमत घटने पर आप मांग की लोच की गणना करेंगे तो वो अलग आएगा और बिल्कुल उसका रिवर्स करेंगे तो मांग की लोच का मान अलग आएगा। तो सामान्य रूप से उस प्रकार की भ्रांति से बचने के लिए हम मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच जब मांग की लोच की गणना करते हैं तो उसे मांग की चापलोच की गणना की जाती है। मैं आपको करके बताता हूं कि किस प्रकार से मांग की चापलोच की गणना करते हैं और कितना आसान होता है। इसके माध्यम से आप इसको समझेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए एक वस्तु की कीमत है 5 रुपए, तब उस वस्तु की मात्रा खरीदी जा रही है 8, कीमत घटकर 4 रुपए हो जाती है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है 12। तो यहां देखिए जो मांग की चापलोच है, हमने मांग की चापलोच की बात करी थी तो मांग की चापलोच में हम ये बात कर रहे थे कि P2 कीमत पर क्वांटिटी Q1 मांगी जा रही है और कीमत घटने पर क्वांटिटी Q2 मांगी जा रही है तो हम चापलोच A से B के बीच में मांग की लोच की गणना कर रहे हैं। तो अब आपको यह समझने की बात है कि क्या कह रहे हैं, यदि पेन की कीमत 5 रुपए से घटकर 4 रुपए हो जाती है तो पेन की मांगी जाने वाली मात्रा 8 से बढ़कर 12 हो जाती है। तो चेंज इन प्राइस 5 minus 4 that is 1, change in quantity that is 8 minus 12 that is minus 4। अब आप देखिए मांग की सामान्य लोच की गणना करेंगे तो सामान्य लोच होती है P/Q डेल्टा Q/डेल्टा P। तो सामान्य लोच की अगर हम गणना करेंगे तो आएगा 5 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 8 मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी दैट इज -4 चेंज इन प्राइस दैट इज 1 तो आएगा माइनस का 2.5। तो देखिए मांग की सामान्य लोच जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए, यदि किसी पेन की कीमत 5 रुपए से 4 रुपए हो जाती है और पेन की मांगी जाने वाली मात्रा 8 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो मांग की सामान्य लोच जो आती है वो 2.5 आती है। अब अगर इसी स्थिति में हम चापलोच करें, चापलोच होगी क्या, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई डेल्टा Q बाई डेल्टा P।
तो P1 प्लस P2 5 प्लस 4 अपॉन 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी वो का वही -4 और 4 तो आएगा 9 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1 दैट इज 4 5 जा -1.4 ये चाप लोच। तो चाप देखिए सामान्य लोच का मान आया 2.5 और चाप लोच का मान क्या आ रहा है, चाप लोच का मान आ रहा है 1.4। अब देखिए उल्टा करते हैं, यदि वस्तु की कीमत पहले थी 4 रुपए और मांगी जाने वाली मात्रा थी 12, कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तो मांग घटकर 8 हो जाती है। अब देखिए वापस हमने ये करना है, तो चेंज इन प्राइस 4 - 5 दैट इज -1, चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 12 - 8 दैट इज 4। देखिए मांग के लोच हमेशा नेगेटिव होती है, आपको उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मांग के लोच में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्वांटिटी माइनस आ गई प्लस आ गई, कुल मिला के मांग की लोच माइनस आएगी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 5 रुपए से 4 रुपए कीमत हुई तो मांगी जाने वाली मात्रा 8 से 12 हुई, तो मांग की सामान्य लोच इकाई से अधिक थी 2.5 था। पर अगर हमने इसी स्थिति में मांग की चाप लोच का यूज किया तो आया 1.4। अब आप देखिए वो भी इकाई से अधिक है। अब हम उल्टा ले रहे हैं कि वापस उल्टा हो गया, हमने पहले ए से बी पर मांग की लोच की गणना की थी, ए से बी पर 5 रुपए से 4 रुपए की, ये 5 रुपए रेट थी, 5 रुपए से ये हो गई 4 रुपए, तो क्वांटिटी 8 से बढ़कर 12 हो गई। अब हम उल्टा ले रहे हैं कि कीमत 4 से 5 हो जाए तो क्वांटिटी 12 से 8 हो जाए, तो देखिए कीमत 4 से 5 हो गई, क्वांटिटी 12 से 8 हो गई। तो यहां मांग की नॉर्मल लोच की हम गणना करेंगे तो वो का वही आएगा P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो यहां देखिए कीमत है 4, क्वांटिटी है 12, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी 4, चेंज इन प्राइस -1, तो ये आएगा माइनस का 1.33। ये देखिए मांग की लोच अब ये आई है, पहले 2.5। तो अगर देखिए ए से बी पर मांग की लोच गणना कर रहे हैं तो 2.5 आ रही, बी से ए पर, ये देखिए बी टू ए, यह है ए से बी पर, ये भी ए से बी की चाप लोच। अब बी टू ए अगर चाप लोच निकाले, चाप लोच निकालेंगे तो आएगा P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा Q भी कर सकते हैं। तो ये आया आपका 4 प्लस 5 अपॉन 12 प्लस 8 गुणा 12 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 5, तो ये आएगा 9 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 4 अपॉन -1, 5 टाइम्स कटेगा तो -1.4। ये देखिए चाप लोच की स्थिति में वो भी 1.4 है, ये भी 1.4 है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि अगर मांग वक्र के किसी दो बिंदु पर अगर हमको मांग की लोच निकालनी है तो यहाँ चाप लोच सही आती है। देखिए यहाँ पे भी 1.4 है, यहाँ पे भी 1.4 है, यानी आप ए से बी पर जाएं या बी से ए पर जाएं, मांग की लोच बराबर होनी चाहिए। पर जो सामान्य मांग की लोच का फॉर्मूला है वो पूरे के पूरे वक्र पर जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि ए से बी पर अगर हम जा रहे हैं तो मांग की लोच 2.5 आ रही है, और अगर हम बी से ए पर जा रहे हैं तो मांग की लोच 1.33 आ रही है, जो कि एक भ्रम उत्पन्न करती है कि मांग की लोच की गणना सही की जा रही है या नहीं की जा रही है। इस वजह से अगर दो बिंदुओं के बीच मांग की लोच की गणना करनी हो तो हम मांग की चाप लोच की गणना करते हैं। मैं एक और उदाहरण के माध्यम से इस बात को और क्लियर करने का प्रयास करता हूं। देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत थी वो 8 रुपए थी, प्राइस 8 रुपीज थी, तब वस्तु की क्वांटिटी बिकती थी 200, कीमत बढ़कर 10 रुपीज हो जाती है तो क्वांटिटी घटकर 100 हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में सामान्य लोच और चाप लोच करते हैं, उसके बाद हम उसको रिवर्स करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मांग की चाप लोच और सामान्य लोच में क्या अंतर है। क्या कह रहे हैं, एक वस्तु की कीमत 8 रुपए से 10 रुपए होती है, तो चेंज इन प्राइस 8 - 10, चेंज इन क्वांटिटी हमेशा Q1 में से Q2 घटाना है, P1 में से P2 घटाना है, 200 - 100, क्योंकि वो उसका एक माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए अगर हम चाप देखें तो कीमत जब 10 रुपए थी तो क्वांटिटी थी 100, कीमत जब 8 रुपए हो जाती है तो क्वांटिटी हो जाती है 200। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। इस स्थिति में क्या है, ये वाला देखिए, ठीक है। अब देखिए A से B पर हम जा रहे हैं तो सामान्य मांग की लोच निकलेगी तो आएगा
P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। सामान्य लोच 8, क्वांटिटी 200, चेंज इन क्वांटिटी 100, चेंज इन प्राइस 2, दैट इज -2। 100 से 100 कटा तो मांग की लोच आई -2। ये मांग की सामान्य लोच। चाप लोच निकालें, चाप लोच निकालेंगे तो आएगा P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। तो चाप लोच की गणना करेंगे P1 प्लस P2 तो आएगा 8 प्लस 10, Q1 200 प्लस 100, चेंज इन क्वांटिटी 100, चेंज इन प्राइस -2, तो आएगा 18 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई -2, 2 0 से 2 0 कटा, 8 6 3 जा 18। देखिए 8 का 6 टाइम्स कटा, ये 3 टाइम्स कटा तो आया -3। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। चाप लोच देखिए सामान्य लोच आई -2 और चाप लोच आई -3। अब इसका उल्टा चलते हैं, यानी बी से ए पर। यानी कीमत पहली है 10 रुपए और क्वांटिटी खरीदी जा रही 100। कीमत बढ़कर उल्टा चल रहा है, कीमत घटकर 8 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी बढ़कर 200 हो, तो चेंज इन प्राइस हुआ 10 माइनस 8, यानी 2 रुपए का प्राइस में अंतर है। चेंज इन क्वांटिटी 100 माइनस 200 दैट इज -100। अब वही सामान्य लोच की बात करें तो सामान्य लोच होता है P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो आप देखेंगे क्वांटिटी 10 प्राइस 10 क्वांटिटी 100 मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी माइनस का 100 चेंज इन प्राइस 2, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -5। देखिए पहले -2 आया था और अब आया -5। अब चाप लोच निकालने इसकी तो आएगा P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई Q1 माइनस Q2 बटे P1 माइनस P2। तो P1 प्लस P2 10 प्लस 8, Q1 प्लस Q2 100 प्लस 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस 200 Q1 माइनस Q2 अपॉन 10 माइनस 8। तो ये आपका आ जाएगा, इस स्थिति में देखिए ये आपका आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय -100 डिवाइडेड बाय 2, 2 0 से 2 0 कटे, यह आया -3। तो यह देखिए चाप लोच की स्थिति में दोनों के मान एक ही आते हैं, जबकि हम सामान्य लोच निकालते हैं तो एक बार आई -2 दूसरी बार आई -5। तो इस कारण से सही मांग की लोच की गणना करने के लिए यदि दो बिंदुओं के बीच यदि हमें मांग की लोच की गणना करनी है तो हम मांग की लोच है उसका फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, बल्कि मांग की चाप लोच का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि चाप लोच से ए से बी पर जाएंगे तो भी मांग की लोच वही आएगी और बी से ए पर जाएंगे तो भी मांग की लोच वही आएगी, जो कि ज्यादा सटीक है, ज्यादा गणितीय रूप से है। क्योंकि वहां हम जवाब नहीं दे सकते कि एक बार मांग की लोच -2 थी ए से बी पर जाने पर, तो बी से ए पर आने पर -5 कैसे हो गई। इस कारण से मांग की दो बिंदुओं के बीच यदि मांग की लोच ज्ञात करनी है तो आप मांग की चाप लोच का फॉर्मूला यूज करेंगे। सामान्य रूप से अगर ये देखें तो मांग की चाप लोच के लिए फॉर्मूला यूज आता है, और अगर अवकलन की विधि से कर रहे हैं तो अवकलन की विधि से जो चाप लोच का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमने अवकलन डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं उससे संबंधित सवाल नहीं करा रहा हूं। तो अगर आपको चाप लोच का फॉर्मूला यूज करना है तो P अपॉन Q डेल Q या dq अपॉन dp होगा, जो ज्यादा में अवकलन की विधि से भी हम चाप लोच की गणना कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मांग की चाप लोच की गणना किस प्रकार से की जाती है। मैं समझता हूं ये वीडियो मांग की चाप लोच को समझाने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा है मेरा मानना है। धन्यवाद।